हमारे सफेद पंचायत के भावी प्रत्याशी मुखिया प्रत्याशी श्री ध्रुव कुमार एवं हमारे सफेद पंचायत के जितने भी ग्रामवासियों एवं जिला परिषद प्रत्याशी अरविंद सर एवं जोन शेडू के जितने भी टीम मेंबर्स हैं एवं मेरे अभिभावकगण, आप सभी लोगों को 75वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन। मैं अभय राज आप सबों को भी आज स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। आज हम लोग के लिए बहुत खुशी और हर्षोल्लास का दिन है कि आज ग्राम नियामत नगर के मैदान में हम लोग झंडोत्तोलन किए। सबसे खुशी की बात यह है कि आजादी दिलाने के लिए हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर जैसे सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, ये जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं ये अपने जान की बाजी लगाती है। इसी कारण आज हम लोग यहाँ उपस्थित है। नहीं तो अंग्रेजों के टाइम में जब इंडिया गुलाम था तो हम लोगों को ये आजादी नहीं थी। पूरी तरह से आजादी अंग्रेजों के द्वारा छीन ली गई थी। तो 200 वर्षों की गुलामी के बाद हमारे भारतवर्ष में सबसे पहला विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ, जो असफल रहा। उस समय यूनिटी की कमी थी, लेकिन दूसरी विद्रोह 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो हम लोग जीत हासिल किए, ये हम लोग भारतवासियों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। सबसे पहले 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारतवर्ष के लिए कोई भी राष्ट्र गीत नहीं था, कोई भी राष्ट्रगान नहीं था। 1911 ईस्वी में RNT के द्वारा, रविन्द्रनाथ ठाकुर इनका पूरा नाम होता है, इनके द्वारा एक गान लाया गया था, जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। आफ्टर दैट 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ये राष्ट्रगान गाया जाने लगा। भारत की आजादी के बाद सबसे पहले लाल किला पर भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराए और उन्हीं के पश्चिमों पे आज के प्रधानमंत्री लाल किला पे झंडे फहरा रहे हैं। सबसे दुख की बात यह है कि हम लोगों ने पहली आजादी और दूसरी आजादी तो लड़ ली, जीत हासिल कर ली, लेकिन अब हमें तीसरी आजादी लड़नी है। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों के लिए एक ब्रह्मास्त्र दिए हैं। पहले लोग ब्रह्मास्त्र बोलते थे, लेकिन आज आप लोगों के पास भी ब्रह्मास्त्र है। वो ब्रह्मास्त्र है मत का अधिकार। आप अपने मत का अधिकार इसकी उपयोग सही तरीके से करें, क्योंकि आपके एक मत किसी को कुर्सी पे बैठा सकता है तो किसी की कुर्सी को हिला भी सकता है। तो इस मत का प्रयोग सही ढंग से करें। और सबसे बड़ी दुख की बात है, जितने भी फ्रीडम फाइटर हमारे देश के लिए बलिदान हुए, वो उनकी तभी तमन्ना हर चीज पूरी होगी जब हमारे देश से आतंकवादी, बेरोजगारी, गरीबी, किडनैपिंग, लूटिंग, शूटिंग, ये सारे चीज खत्म होंगे, तभी हमारा देश पूर्ण रूप से आजाद होगा। इस चीज को करने के लिए आप अपने बच्चों के हाथों में
मंदिर का घंटा मत दें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपने बच्चों के हाथों में कलम कॉपी दे, साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, भारत का संविधान, जिससे कि ये पता लगे कि हमारे पूर्वजों के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। तब हमारे बच्चे जागरूक होंगे, किस तरह से हम अपने भावी भविष्य का निर्माण कर सकते हैं और देश का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही साथ इन बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए हिंदू कोड भी जरूर पढ़ाएं। इसमें लड़कियों और बच्चों को क्या अधिकार है वो पूरी तरह से हिंदू कोड बिल में लिखी हुई है। और आज हम लोग के गर्ल्स एडुकेयर के टीम मेंबर गांव में कैंपेनिंग किए, लड़कियों की शिक्षा के लिए, उसके लिए स्किल की व्यवस्था करने के लिए 5 to 12 क्लास की एजुकेशन सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ ही साथ ट्रेडिंग की भी काम सिखाई जाएगी, कंप्यूटर की भी काम सिखाई जाएगी और के साथ राइडिंग की भी काम सिखाई जाएगी। इसलिए क्योंकि इससे क्या होगा कि आज की बेटियां जब शादी विवाह होगा अपने घर में जाएगी तो वो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट नहीं होगी, वो सेल्फ डिपेंडेंट होगी। क्योंकि जब उसके हाथों में हुनर होगा, स्किल्स होगा, तो किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तो हम इन बच्चों की भविष्य के लिए सामना करते हैं कि तुम लोग पढ़ो लिखो और देश का निर्माण करो। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। एजुकेट केयर के अध्यक्ष अभय कुमार जी के द्वारा एक बात कही गई, इसमें यह था दो स्लेब में हम लोग लड़े, लेकिन अभी तीसरी लड़ाई है जो हमें उच्च वर्गों से निम्न वर्गों का। हमको अंग्रेजों ने नहीं लूटा जितना हम लोगों को जमींदारों ने लूटा। तो इस बात पर हम लोग को अमल करना है और अगला मार्गदर्शक के रूप में हम दादा के समान राजेंद्र प्रसाद को बुलाना चाहेंगे। प्लीज दादा आइए और कुछ हम चाहेंगे। दादाजी इनकार कर गए हैं, कहें कि बस तुम लोग ठीक रहो, तुम लोग समझो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे अभिभावक, दोस्त, भाई बहनों, आप सभी को 75वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग आजादी के पीछे बलिदान को याद करते हैं, हम अपने अतीत को याद करते हैं, उससे हम सीखते हैं, प्रयास करते हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों तथा इसके माध्यम से जमींदार वर्ग के लोगों ने शोषण किया। आज इसी संदर्भ में जगदेव ने कहे थे कि 100 में शोषित 90 है और 90 भाग हमारा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने शोषितों के खिलाफ लड़े और संविधान बनाया। हम लोग एक वाकया हमको याद आ गया, महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच एक बार तलखी आ गई। तलखी इस बात की थी कि महात्मा गांधी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे और बाबा साहब अम्बेडकर अपने अछूतों का। जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा था इस बात के लिए कि आजादी आखिर किसको सौंपा जाए,
अंग्रेज नहीं समझ रहे थे कि हम किसको दें। अंग्रेज के नजर में यह था कि यहाँ पर भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई शिक्षित व्यक्ति नहीं है जिसको हम इस देश को सौंप दें। तो इसी के संदर्भ में उन्होंने गोलमेज सम्मेलन बुलाया था और इसमें इनवाइट किया गया था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे, सरोजिनी नायडू थे और कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को कहना था कि पूरा कांग्रेस, पूरा भारत के नेतृत्व हम कर रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का कहना था कि हम पूरा के पूरा आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम अछूत हैं, हमें कोई जगह नहीं दी जा रही है। तो उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, गांधी जी को मानने से इनकार कर दिया कि पूरा नेतृत्व आपके पास है। इसी बीच अंग्रेजों ने सम्मेलन को रद्द कर दिया और फिर दोनों खाली हाथ इंग्लैंड से वापस आ गए थे। तब भीमराव अम्बेडकर को मनाने के लिए महात्मा गांधी ने अनशन किया और अनशन ऐसा किया कि लगभग मतलब कि अगर अनशन नहीं तोड़ते तो गांधी जी चले जाते। तब दोनों में सहमति बने और भारत आजाद हुआ। लेकिन ये बात है कि गांधी जी ने एक नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान कहे थे कि यदि आप स्वराज के हक में आवाज उठाते हैं तो आपका छूटों पिछड़े जातियों की सेवा करनी होगी। इन्होंने उस वर्गों के लोगों को कहा था। इसीलिए निम्न वर्ग अछूतों को महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। और हरिजन मतलब होता है हरि का जन मतलब लोग और भगवान के लोग। लेकिन आज गलत, इसका मायने गलत निकाला जा रहा है। एक बात है कि हम लोग अतीत से सबक सीखते हैं और भविष्य को सुधारते हैं। हाल में पंचायत चुनाव होने वाला है और हमें अपने प्रतिनिधियों को चुनना, किस आधार पर चुनेंगे यह पर डिपेंड करता है कि आपकी समझ कितनी है। यदि वर्तमान में क्या हो रहा है कि हम अपने प्रतिनिधि को औकात के आधार पर चुनते हैं। कहा यह जाता है कि वो आदमी के पास कितना पैसा है, कितना रुपया है जो चुनाव मुखिया का लड़ लेगा। तो मैं उस व्यक्ति को कहना चाहूँगा कि ये चुनाव मुखिया का है। मुखिया एक सुपरवाइजर का काम होता है, औकात वाले का नहीं। यदि कोई योजना आती है तो औकात वाले अपने घर से नहीं देंगे। औकात वाले लोग अपना घर से कॉलोनी किसी को नहीं देगा, न पशुशाला देगा, न आपको वृद्धा पेंशन देगा। तो गरीब आदमी की वोट लेकर के औकात वाले खरीद लेते हैं और अपना सत्ता पर काबिज होकर के गरीबों का शोषण करते हैं। हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि गरीब आदमी वोट करें और मजा उच्च वर्गों के लोग और धनी वर्गों के लोग मिलते। ये कतई नहीं होना चाहिए। हम अपना प्रतिनिधि को काबिलियत के आधार पर चुनेंगे। यदि अपने प्रतिनिधि के पास क्षमता है कि कोई भी सामाजिक काम हो, शैक्षणिक काम हो, समाज को आगे बढ़ाना है तो लड़का कर सकता है। इसमें औकात, इसमें पैसा की कोई बात नहीं आती है। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग ये बात समझिए कि अगर दो गांव के व्यक्ति, हम तो खुलेआम बोलते हैं कि दो गांव के व्यक्ति यदि चुनाव लड़ता है और बाकी के गांव के लोग वोट करते हैं, बाकी के लोग कम धनी वर्ग के हैं, क्या उसमें नॉलेज की कमी है, क्या काबिलियत की कमी है, क्या
आप इस बात को समझिए और अपना प्रतिनिधि को सुनिए। यदि कोई प्रतिनिधि आपके पास आता है और पैसे के वोट से आपको खरीदना चाहता है, आप उसका पैसा रख लीजिए, क्योंकि पिछले बार प्रतिनिधि अगर बना है, उसको जिताए हैं तो पैसा लेकर के आपको जबे में डाले हुए हैं, वो अपना मोटा हो रहा है, वही पैसा आपको देगा। आप पैसा को रख लीजिए, आप पैसा मत लीजिए, पैसा ले लीजिए, क्योंकि आपका पैसा है, वो आप ही का पैसा तो मोटा हुआ है और आपको दे रहा है। फिर दीजिएगा, फिर बन जाएगा, गुमराह कर लेगा और फिर आपको जीत करके फिर मोटा रुपया कमाएगा। एक बात समझिए कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिनिधि अगर चुनाव जीतता है, 20 लाख 30 लाख रुपया खर्च करता है, तो क्या वो आदमी विकास कर पाएगा? तो उसका बिजनेस है, यदि बिजनेस है तो उसको आप बिजनेस को त्याग दीजिए, उसका बिजनेस अपने पलंग रहने दीजिए। बिजनेस करने वाले व्यक्ति कभी समाज का उत्थान नहीं कर सकता। समाज को तोड़ने वाला व्यक्ति होता है, समाज को पैसे के देख करके और अपने समाजों को तोड़ रहा है। इस बात को समझिए और अपने गांव को विकास कीजिए, अपने समाज को विकास कीजिए। एक बात और बताते हैं कि एक ही घर के व्यक्ति क्या सारे पोस्ट लेगा क्या? एक ही घर के व्यक्ति पंचायत में जिला परिषद का चुनाव लड़े, एक ही घर के व्यक्ति क्या मुखिया का चुनाव लड़ेगा? क्या एक ही घर के व्यक्ति पंचायत समिति और सरपंच वही रहेगा क्या? आप दूसरे को मौका मिलना चाहिए कि नहीं? एक ही घर के व्यक्ति की काबिलियत है क्या? उसी की वजह से पूरा पंचायत चल रहा है क्या? इस बात को आप लोग समझिए। एक बात वर्तमान में जो मुखिया, उस व्यक्ति के पास यदि आप जाते हैं तो कहता है क्या कि आप वोट किए हैं जो हमको आपका हम काम करेंगे। एक बात समझिए कि यदि उस व्यक्ति को एक ही व्यक्ति अगर खड़ा हो जाए पूरे पंचायत में, तो क्या एक ही व्यक्ति को फिर चुनाव करने का कोई औचित्य बनता है क्या? एक ही व्यक्ति को सब वोट कर दे तो दूसरे को खड़ा होने का क्या कोई औचित्य बनता है? सरकार आखिर क्यों चुनाव कराता है? 10 वर्षों से हम लोग बेंगोडो के गांव में क्या काम किया? हम लोग को गांव में जैसे कि बात करते हैं कि हम तो गांव अपना नियामत नगर से बिलोंग करते हैं, तो हम यहाँ की बात करेंगे कि 10 साल में क्यों ईटा लगाया है क्या? कोई ईटा लगा दिया हमारे गांव में? तो हम लोग इसको क्यों वोट करेंगे? ये हमारे गांव के कुछ लोगों को तोड़ता है, कुछ लोगों को पैसा दे करके तोड़ लेता है। वो व्यक्ति घर घर जा करके सबको वोट दिलाने के लिए कहता है और वोट उसको करवा देता है और जीत जाता है। उसी व्यक्ति को कहने पर आपका काम करता है। वो आदमी आपको चुनने किए, वो भी आदमी अपने प्रतिनिधियों को चुन रखा है पटे गाँव में और उसी के आधार पर शासन कर रहा है। हम लोग को इस बात को समझना है कि कौन आदमी हमारे गांव में गुमराह कर रहा है, कौन आदमी अपने फायदे के लिए दूसरों को वोट दिलवा रहा है। इस बात को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि यदि कोई आदमी आप बताइए कि गांव में नेता है जो दूसरों को वोट दिलवाता है, क्या आपके गांव में समाज में कोई काम किया 10 रुपये का? क्या कौन व्यक्ति है जो समाज में 10 रुपया खर्च किया? कौन व्यक्ति है जो आपके भले के लिए दूसरे को वोट दिलवाया है? वो खुद आपके माध्यम से दूसरे से पैसा ले लेता है, पॉकेट में डाल लेता है। हम लोग सिर्फ उसके दादागिरी में रह जाते हैं। हम लोग अब स्वतंत्र हैं, हमारी आज़ादी है और हम झंडा इसलिए फहराए हैं
कि हमारी अपनी आजादी है। हम किसी के कहने पर गुमराह नहीं होंगे। हम अपना वोट का इस्तेमाल हम खुद करेंगे। हमें इतनी समझ है कि हम अपने वोट का इस्तेमाल खुद करेंगे। हम किसी के कहने पर वोट नहीं देंगे और हम डायरेक्ट अपने व्यक्तियों से मिलेंगे। जब वोट देंगे वो आदमी खुद काम करेंगे। एक बात समझिए कि खार पर एक गांव है जहां हाल में रोड बनवा रहा है। बताइए कि 5 साल भी बीत गया, 5 साल 15 जून को समाप्त हो गई, उसका टाइम टेबल समाप्त हो गया। परामर्श समिति बनी, उसके माध्यम से उन्होंने अध्यक्ष बना। उसके बाद आप देखिएगा तो अभी हाल में ईटा बिछा रहा है। आप बताइए क्यों ईटा अपने वोट के लिए बिछा रहा है कि आपको के लिए, आपको लोगों के लिए बिछा रहा है, ये बताइए। खार पर बताइए कि वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। खार पर एक रोड नहीं है, कच्चीकरण नहीं है। कच्चीकरण से तो कम रोड बना दिया होता। वहाँ के लोग मजलिस नहीं ले जा पाता है, क्या करे। और वहाँ के लोगों को वहाँ तक खार पर आरानी बिघा दोनों जगह तोड़ के रख दिया है। लोगों ने तोड़ कर रख दिया है। यहाँ पर आप देखिएगा कि दोनों गांव को लड़ा भी दिया और यहाँ पर मर्डर भी करवा दिया। इस बात को समझना है कि हम लोग को गुमराह नहीं होना है। आपस में यदि कोई लड़ाता है तो समझिए कि वो अपने फायदे के लिए लड़ाता है और भाई भाई में लड़वा देता है। इसीलिए इस बात को समझ करके हम लोग को आगे बढ़ना है और हम लोगों को सुविधा बेसिक जो सुविधा होनी चाहिए वो हमें मिलना चाहिए। मुखिया कोई भी हो, कोई भी कोई इशू नहीं। इशू इस बात की है कि जितना हमें सरकार देती है, जितना हमें सरकार सुविधा देती है और हमें उसके मुखिया के माध्यम से देती है, इस माध्यम से हमें पहुंचना चाहिए। मुखिया कोई भी हो। एक बात समझिए, आप सवैत गए होंगे, सवैत में जा करके देखिए विकास क्या होता है, स्कूल क्या होती है, गली क्या होती है, और अपने गांव से तुलना कीजिए। एक बात बताते हैं कि फिलहाल हमारे पंचायत में 8 शिक्षकों की बहाली मुखिया के थ्रू हुआ था। उन्होंने टोटल 4 लाख रुपए पर कैंडिडेट के हिसाब से उन्होंने शिक्षक की भर्ती को बेच दिया। पता नहीं है, फिलहाल गौशाला निकला हुआ है। जिसके पास भैंस है उसके पास गौशाला नहीं आता है, और जिसके पास भैंस नहीं है उसके पास गौशाला जाता है। कहता है इस बात का कि अगर गौशाला बनाते हैं तो पहले गौशाला को आप बनवाइए, उसके बाद पैसा देंगे। यदि गौशाला नहीं बनाना है तो 1,20,000 है, उसमें से 60,000 आपको मिलेगा, 60,000 नहीं मिलेगा। आप निकाला चाहेंगे तो हम निकाल देंगे। आप समझिए कि मुखिया के जो पोस्ट है, सुपरवाइजर का पोस्ट है। यदि सब गांव मिलकर के हम लोग सब गांव के लोग इकट्ठा हो करके अगर हम काम करवाना चाहेंगे तो काम युद्ध स्तर पर होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम अकेले करेंगे। सुपरवाइजर का पोस्ट होता है सिर्फ बताने के लिए कि कौन कौन काम है और कौन कौन लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए, कौन कौन सा युवा है और उसके द्वारा किया जाना चाहिए। आप बताइए कॉलोनी आता है और कॉलोनी का क्या होता है। इसी के साथ एक बार फिर 15 अगस्त की स्वतंत्रता में इसके शुभ अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए, नमन करते हुए अपनी बहन को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। ललन कुमार को बुलाते हैं।
और इस सुंदर से आपको हेडलाइन करेंगे। पानी गिलास में ले गया बोल एक ही बार तो मंगी है कैसे के लिए वो तो खाने के लिए गिलास मांग लगा ले और ले दूसरे वाला होता जाएगा ही हेलो, मेरा नाम ललन कुमार हुआ। हम ग्राम खोलूपुर से हैं, और धीरज कुमार के सपोर्ट कर रहे हैं। नियामक नारायण वाला से यही अनुरोध है कि धीरज कुमार के सपोर्ट कीजिए और भारी भारी मतों से विजय बनाइए। हमारे पंचायत के पढ़ा लिखा हुआ व्यक्तिगत धीरज कुमार आए हैं नजर में, इसीलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। एक ऐसे व्यक्ति को बुला रहे हैं जो हमारे इलाके में शिक्षक के नाम से मशहूर रमरसिंह सर जी हैं। वो आएंगे, अपना बात रखेंगे।